हेलो बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को न्यू NCERT जो है वो पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति के अनुसार बिहार में किताबों में जो है वो बदलाव किया गया है और इस बदलाव के तहत आपको भी अब जो है NCERT ही जो है वो पढ़ना होगा। यानी अभी नया न्यूज जो है वो है कि इस बार से अब NCERT ही जो है सरकारी स्कूल के कक्षाओं में भी जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ये आपके लिए एक नई सीरीज है। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस तरह से निरंतर लगातार मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और सभी 6 से लेकर के 10th तक आपके जो भी NCERT के बुक्स हैं सोशल साइंस और साइंस के, वो सभी मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बीच जो है वो लाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो न्यू NCERT बुक है जो कि आपका बिहार बोर्ड है, और आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। और मैं आज एक पहला वीडियो आपके न्यू NCERT से लेकर आया हूं जो कि अध्याय 1 है, जिसका नाम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्लास 8 साइंस का जो है चैप्टर नंबर 1 है और ये आपका न्यू बुक है। तो इन सभी बातों से आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मेरे चैनल का मोटिव क्या है। तो मेरे चैनल का मोटिव ये है कि मैं आपको जो ये न्यू NCERT आपकी कक्षाओं में लागू किया है उसे मैं फ्री जो है आपको जो है इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा, यदि आप बिहार बोर्ड 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल से जो है वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस न्यू NCERT सीरीज का ये पहला चैप्टर जो है इसको शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जैसा कि आप लोग सभी जान रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको इस न्यू NCERT सीरीज में कोई भी चैप्टर यदि पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं आपको उस चैप्टर का थीम बताऊं कि आखिर उस चैप्टर को क्यों और क्या पढ़ने वाले हैं। बात को आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आइए इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये हमें यदि पता हो जाए, तो यदि ये हमें पहले पता चल जाए तो पढ़ने का तरीका जो है हमारा वो बदल जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन को जो है वो देखने वाले हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन एक तरह से हम लोग करेंगे और इस चैप्टर का ही इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कृषि पद्धतियाँ, और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खरीफ फसल एवं रबी फसल के बारे में जो है मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद आधारिक फसल पद्धतियां जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है, और इसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि खेती बाड़ी करने का क्या आधार होता है। और आप लोग जानते हैं कि इसमें कई सारे आधार होते हैं जिसके जरिए किसान जो है अच्छी खेती करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि मिट्टी तैयार करना होता है, फिर बुआई करनी होती है, और फिर खाद एवं उर्वरक देना होता है, फिर सिंचाई करनी होती है, और फिर खरपतवार से सुरक्षा करना होता है, फिर हम लोग कटाई करते हैं और फिर इस अनाज का भंडारण करते हैं। तो इन तमाम तरह की बातें जो है इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर चौथा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा जंतुओं से भोजन। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और इसके अंतर्गत भी हम लोग कुछ बातें जो है वो जानने वाले हैं। तो बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिक्स को जो है वो पढ़ने वाले हैं। और मैं आप लोगों को एक और बातें जो है कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो में जो है वो अंत तक जरूर बने रहें। कम से कम आप थोड़ा दूर वीडियो को जरूर देखें, आपको सारी बातें जो है अच्छे से और सरल वे में आपको समझ में आएंगी, ये हमारा विश्वास है। एक बार आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले इस वीडियो की शुरुआत जो है हम लोग, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहला टॉपिक हमारा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन जो है वो रहने वाला है। और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी धरती जो है यहाँ कितने तरह के जीव हैं। आप सभी जान रहे होंगे कि बहुत तरह के जीव हैं जिसको आप सजीव बोलते हैं। अब इन सभी सजीवों को आप सभी जानते होंगे कि भोजन चाहिए होता है।
आप सोच रहे होंगे कि भोजन क्यों चाहिए होता है। तो सबसे पहले यदि सरल वे में मैं बताऊं तो भोजन सबों के लिए जो है ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदा रहना है तो भोजन करना ज़रूरी है। अब आप लोगों को मैं साइंस के बेस पे बताऊं तो भोजन से ही शरीर में ऊर्जा मिलती है और आप अलग अलग तरीके के काम कर पाते हैं, चाहे हम हो या कोई और जीव हो, सबको भोजन से ऊर्जा मिलती है और फिर वो काम को करते हैं। अब ये बताने के पीछे क्या मोटिव है मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावे पहला बात तो ये था कि भाई जितने भी धरती पे सजीव हैं उसको भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन से ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के माध्यम से वो अलग अलग काम को करते हैं। दूसरा बात आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो भारत देश है हमारा, यहाँ की जनसंख्या जो है वो काफ़ी विशाल है। और आप सभी जान भी रहे होंगे कि अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट डाटा है वो भारत जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे है, पहले तो 2 नंबर पे हुआ करता था। तो आप सभी जानते हैं कि इन सभी जो जीव हैं, यानी कि जो सभी सजीव हैं जिसमें हम लोग भी आ रहे हैं, इन सबको भोजन चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भोजन क्यों चाहिए। अब आप जरा सोचिए कि भोजन कैसे मिलेगा, इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे जीव हैं, यदि फसल का सही से हम उत्पादन नहीं करें, यदि उसका सही से प्रबंधन नहीं करें, तो क्या हम सबों तक ये भोजन यानी कि ये जो अनाज है वो पहुंच पाएगा, क्या ये मिल पाएगा? तो ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए आप इस चैप्टर का थीम समझ पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर का थीम क्या है और इस चैप्टर को क्यों पढ़ने वाले। तो सबसे पहले इस चैप्टर का थीम ये है कि हम किस प्रकार से फसल का उत्पादन जो है वो अच्छा कर सकेंगे और उसका प्रबंधन जो है वो कैसे करें, ताकि पृथ्वी पे जितने तरह के जीव हैं उन सभी जीव यानी कि उन सभी सजीव को जो है भोजन जो है वो मिल पाए। अब भोजन तभी मिलेगा जब आप सही से फसल का उत्पादन करेंगे और सही से उसका प्रबंध करेंगे, यानी कि उसका देख रेख, उसका सही तरीके से ऐसा कुछ किया जाए ताकि सभी लोगों के पास वो भोजन जो है वो पहुंचे। तो आप शायद इस चैप्टर का थीम समझ पा रहे होंगे। अब हमें इस चैप्टर को पढ़ना किस लिए है? तो पढ़ना इसलिए ताकि आप देख पाएं अपने तरीके से कि किस प्रकार से फसल का सही से उत्पादन हम कर सकते हैं, किन किन तरीकों को अपना करके, और किन किन तरीकों को अपना करके हम फसल का प्रबंध भी कर सकते हैं। तो आप बेसिकली समझ पा रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक से जो है वो बातें अब शुरू करेंगे, क्योंकि पीछे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। अब यहाँ से हम चैप्टर के टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला टॉपिक्स हमारा है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ का मतलब हुआ कि खेती बाड़ी करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत में खेती बाड़ी करने का जो तरीका है वो फसल के रूप में किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फसल क्या होता है, तो ये काफ़ी सिंपल है। यदि किसी बड़े भूभाग पे यानी किसी बड़े भूमि पे एक ही प्रकार के फसल को एक बार में उगाया जाता है तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। और वही बातें यहाँ जो है वो लिखी गई है कि जब एक ही तरह के पौधे को किसी बड़े भूभाग में उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। बस सिंपल वे में ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप सभी जानोगे गेहूं की फसल, धान की फसल इत्यादि, ये सभी जो है फसल के तौर पे उगाया जाता है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में सिर्फ एक यही फसल को जो है उगाया जाता है। तो देखा जाए तो हम फसल के तौर पर जो है खेती बाड़ी करते हैं, ये आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि भाई हम लोग फसल के तौर पे खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन सी फसलें जो है हम किस किस तरह की फसलों को उगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा भारत है और मैं आप लोगों को बता दूँ कि भारत की जलवायु जो है ना वो मानसूनी है। अब जलवायु मानसूनी है तो मौसम के आधार पे यहाँ अलग अलग यानी कि जलवायु के आधार पे यहाँ अलग अलग मौसम जो है वो होता है। तो आप देखेंगे तो 2 मौसम आपको बड़े पैमाने पे यहाँ दिखाई पड़ेगा, एक ठंडा और एक गर्मी। और उसी हिसाब से हम कहते हैं कि भारत में जो है ऋतुओं के अनुसार फसलें जो है उगाई जाती है, यानी कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। और इसमें 2 महत्वपूर्ण फसलों को हम लोग उगाते हैं, जिसमें पहला आपका खरीफ फसल है और दूसरा आपका रबी फसल है। तो ये आप बातें शायद समझ पा रहे होंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि ये खरीफ फसल क्या होता है। तो ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसे वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, यानी कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसलें होती है उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। और इसमें अक्सर हम लोग धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, जूट, ये सभी फसलें जो है वो उगाते हैं। अब आपके एग्जामों में यहाँ खरीफ फसल में आने वाली फसलों के बारे में अक्सर पूछा जाता है।
तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ये खरीफ फसलें क्या होती है। तो खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है और इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, तो इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी फसलें जो है वो आते हैं। तो ये आपको दो बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब उसी तरह से आपको रबी फसल में भी दो बातें ध्यान में रखनी है। और रबी फसल को शीत ऋतु में उगाई जाती है, यानी कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को हम रबी फसल कह सकते हैं। अब शीत ऋतु आप जानते हैं कि ठंडी के मौसम में इसको उगाया जाता है। और इसमें किस किस प्रकार की फसलें आती है, तो इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी फसलें जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। यहाँ आप गेहूं, चना, मटर का चित्र भी जो है वो देख सकते हैं। तो ये सभी फसलें जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो आप शायद समझ पा रहे हैं। अब यहाँ मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क रखा है और ये होमवर्क आप खुद वीडियो रोक करके अपने कॉपी और कलम के जरिए आप खुद घर में बैठ करके ये करें, और ताकि आपको ये आइडिया लगे कि किस प्रकार से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन हमसे बनता है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो खरीफ और रबी फसल के दो एग्जाम्पल्स आपको बता देने हैं कि कौन कौन से इसमें फसल आते हैं। उसके बाद दो ऑब्जेक्टिव तरह का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, और यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको चुनाव करना है। फिर चावल है, ये कौन सा फसल है, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें एक ऑप्शन को चुनना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है ताकि आपको एक बेहतर तैयारी जो है वो हो पाए और आपको ये भी लगे कि घर बैठे हम एक अच्छा खासा जो है पढ़ाई एक अच्छे तरीके से जो है वो कर रहे हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है कृषि पद्धतियों के बाद, यहाँ हम लोग अब आधारिक फसल पद्धतियाँ जो है वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बच्चों को ना ये टॉपिक में जो वर्ड जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आधारिक फसल पद्धतियाँ, इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं आपको सिंपल वे में इसको समझाता हूँ और इस टॉपिक को समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसमें हम लोग इसके अंदर मतलब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आधारिक फसल पद्धतियों का मतलब आप लोग सभी जानते होंगे कि फसल जो उगाया जाता है किसानों के द्वारा, उसका आधार क्या होता है, यानी कि वो किस बेस पे जो है फसल को उगाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी एक फसल आप यदि लें तो उसको उगाने के लिए किसानों के द्वारा अलग अलग समय पे बहुत सारे काम को किए जाते हैं। तो वो उनका एक तरह से खेती बाड़ी करने का एक आधार हुआ। तो आप समझ पा रहे हो कि फसल पद्धतियाँ, आधारिक फसल पद्धतियाँ का मतलब आधार क्या है फसल को उगाने के लिए, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। अब क्रियाकलाप का मतलब सिंपल वे में आप समझिएगा काम, और सामयिक अवधि का मतलब होता है कि अलग अलग समय पे जो आधारिक फसल पद्धतियां कहलाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी एक फसल को उगाने के लिए किसानों को अलग अलग समय पे बहुत सारे काम को करने पड़ते हैं, जो उसका एक तरह से फसल का आधार होता है। यानी कि अच्छा फसल किसी किसान को उगाना हो तो उसको कोई ना कोई आधार जो है वो बनाना पड़ेगा ताकि वो बेहतर फसल को उगा पाए। और मैं आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ देर के लिए किसान बनाऊंगा, और आप भी देखेंगे कि अपने फसल को बेहतर उत्पादन के लिए आप बहुत सारे आधार को जो है वो बनाएंगे खेतीबाड़ी करने के लिए। अब जैसे कि आपको मैं बताऊं कि क्या क्या क्रियाकलाप है, यानी कि कौन कौन से काम जो है अलग अलग समय पे करने पड़ते हैं किसानों को। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मिट्टी तैयार करना होता है। आप सभी जानते हैं कि खेतीबाड़ी करने से पहले लोग मिट्टी को ही तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर खाद एवं उर्वरक देते हैं, फिर खर पतवार से सुरक्षा करते हैं, और फिर कटाई करते हैं, और फिर उसका भंडारण करते हैं, जो कि ये सभी काम आपको यहाँ शायद दिखाई पड़ रहे होंगे। अब सबसे पहले यहाँ आधारिक फसल पद्धतियाँ में सबसे पहला काम जो हमारा है वो है मिट्टी तैयार करना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप कुछ समय के लिए आप किसान बन जाए। मैं आपको एक किसान मानता हूँ कि आप ये किसान हैं। अब मैं आपको एक पहले खेत देता हूं, एक ज़मीन देता हूं, और उसमें मैं आपको कहता हूं कि आपको इसमें खेती करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले तो आप सोचिएगा कि किसी तरह से मिट्टी को तैयार कर लें। अब जरा सोचिए कि मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे, तो आप उसकी क्या करेंगे, जुताई करेंगे। तो जुताई क्या होता है, तो मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाता है। यानी कि मिट्टी को आप जो उल्टे पलटेंगे, पोला यानी कि उसको जो एक तरह से मिहीन भुरभुरा बनाएंगे, ये दोनों काम यदि करेंगे तो यही आपका एक तरह से जुताई हुआ, और ये जुताई से ही मिट्टी तैयार होता है। यानी कि आपने जुताई जो है वो किया और मिट्टी को तैयार किया।
आप सभी जानते होंगे कि मिट्टी को तैयार करने के लिए आप कुछ औजारों का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ प्रमुख जुताई के औजार जो हैं, जैसे कि आप हल से कर सकते हैं। वैसे तो आजकल हल के द्वारा जो है लोग मिट्टी को तैयार नहीं करते हैं, अक्सर आजकल ट्रैक्टर और पावर टिलर का प्रयोग जो है वो किया जाता है, यानी ट्रैक्टर और पावर टिलर ये भी दो महत्वपूर्ण औजार हैं जुताई के लिए, यानी कि मिट्टी को तैयार करने के लिए। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि भाई मिट्टी को आपने तैयार किया। अब आप ज़रा सोचिए कि आप वही किसान हैं, आप यहाँ अभी किसान ही हैं, आपने मिट्टी को तैयार कर लिया। अब अगला स्टेप आप क्या लेंगे मिट्टी को तैयार करने के बाद? आप भाई किसान हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा भाई मिट्टी तैयार है, अब हमको क्या करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, बुआई करेंगे, यानी कि बीज को उसमें बोएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है, वही बातें यहाँ सिंपल वे में लिखी गई है। लेकिन क्या बुआई करते समय भी आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे? जरूर रखेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले तो अच्छे बीजों का चयन करेंगे, जो बढ़िया बीज हो, फिर उसकी बुआई करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि बीजों का चयन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता, क्यों अच्छी गुणवत्ता? क्योंकि हमको भाई बहुत ज़्यादा जनसंख्या है हमारे यहाँ, हमको फसल जो है बढ़िया उत्पादन करना है कम खेत में और कम खर्च में। तो सबसे पहले तो हमको अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लेना पड़ेगा, उसका चयन करेंगे जिसमें अच्छी किस्म और साफ एवं स्वस्थ बीज हो, यानी कि किस्म उसका अच्छा हो और वो अच्छा बीज हो, माने उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अब घर में भी आप देखते होंगे कि किस प्रकार से क्षतिग्रस्त बीज हल्के व खोखले होते हैं, यानी कि आप घर में अक्सर देखते होंगे कि बीजों का चयन, यानी कि बीज को बोने से पहले आप पानी में देखते होंगे कि अपने मम्मी पापा या पापा को खास करके खेतीबाड़ी करते समय आप पानी में जो है बीज को डालते हुए देखते होंगे। वो पानी में क्यों बीज डालते हैं? क्योंकि उसमें जो खराब बीज होता है, खराब बीज कोई क्षतिग्रस्त बीज बोलते हैं, वो जिसे जल में डालने पर तैरने लगते हैं, यानी कि आप उस बीज को जैसे ही जल में डालेंगे वो क्षतिग्रस्त बीज ऊपर तैरने लगेगा और जो अच्छा वाला बीज होगा वो नीचे जो है वो बैठ जाएगा, जिससे हमको जो अच्छा खासा बीज चाहिए उसका चयन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो महत्वपूर्ण हो जाता है बुआई करने से पहले बीजों का चयन, और बीजों का चयन आप किस प्रकार से करेंगे वो आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब आगे आप लोग देखते हैं कि अगला काम आप क्या करेंगे। आप वही किसान हैं, आपने मिट्टी को तैयार कर लिया, आपने बीज को भी बो दिया, अब पौधा लग रहा है कि आ गया है। तो पौधा आ गया है तो पौधों को चाहिए अब पानी, तो पानी के लिए आप क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। यानी कि अच्छी फसल उत्पादकता के लिए ज़रूरत के अनुसार खेतों में जल को देना सिंचाई कहलाता है। यानी कि जिस हिसाब से पौधे में जल की मांग होगी उस हिसाब से हम उसे समय समय पे जल को देंगे, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो सिंचाई कहलाती है। अब सिंचाई के कई सारे स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि आप कुएं का पानी दे सकते हैं, नदी, नहर, बांध, तालाब, झील इत्यादि सिंचाई की प्रमुख स्रोत हैं। यानी कि यहाँ से आप जो है सिंचाई वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिंचाई किया जा रहा है बुढ़ऊ के द्वारा। अब आगे मैं आप लोगों को, अब यहाँ सिंचाई का कुछ विधियां या एक तरह से कहें तो तरीकों को हम लोग समझने वाले हैं कि दो तरीकों से आजकल भी लोग जो है सिंचाई करते हैं, और पहले के समय में तो एक ही तरीका था, लेकिन आज क्योंकि कई सारे मशीन आ गए हैं और उसके ज़रिए हम लोग सिंचाई वगैरह करते हैं। लेकिन सिंचाई के यहाँ दो तरीकों के हम लोग जानेंगे। एक होगा हमारा पारंपरिक तरीका, और आगे के पेज पे मैं आप लोगों को सिंचाई का कुछ आधुनिक तरीकों के बारे में भी बताऊंगा। अब पारंपरिक तरीका क्या है, तो पारंपरिक नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि पुराने समय में जो सिंचाई का तरीका था उस तरीकों को ही पारंपरिक तरीका कहा जाता है। जैसे कि पुराने के समय में मोट, चैन पंप, ढेकली, रहट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं, यानी कि इनके जरिए लोग खेतों को, फसल को सिंचाई करने के लिए उपयोग करते थे। अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मोट है आपका, ये चैन पंप है, ये आपका ढेकली है और ये आपका रहट है। ये सभी जो है पारंपरिक तरीके हैं सिंचाई करने के, जिसके जरिए किसान अलग अलग तरीके से सिंचाई करते थे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है सिंचाई करने का बहुत सारा मशीन आ गया है, और जिसे यहाँ मैं आपको बताऊंगा सिंचाई करने का आधुनिक तरीका, यानी कि आधुनिक विधियाँ भी हम कह सकते हैं।
अब आधुनिक शब्द जैसे ही आए तो आप इसमें समझिएगा कि कुछ नयापन के बारे में बातें जो है वो कही जा रही है, यानी कि कुछ नया तरीका आजकल सिंचाई करने का आ गया है, जिसे आप उसे आधुनिक तरीका भी कह सकते हैं, जिसमें दो तरह के तंत्र हैं, यानी कि दो तरह के सिस्टम हैं, एक छिड़काव तंत्र है और एक ड्रिप तंत्र है। आप देख सकते हैं ये सिंचाई करने का छिड़काव तंत्र है और ये आपका ड्रिप तंत्र है, और इन दोनों सिंचाई के जरिए आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल को जो है वो बचा सकते हैं। ये दोनों अच्छा तरीका है सिंचाई का, इसमें काफ़ी जल की जो है बर्बादी जो है वो कम होती है और ये पौधों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसको मैं पढ़ने से पहले आपको समझा ही देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है। छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी जो है इस मोटर के द्वारा इस पाइप में जा रहा है और उस पाइप के जरिए खेतों में जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरह से फुहारे के जरिए सिंचाई जो है वो हो रही है, यानी कि की जाती है इसमें, और इस सिंचाई के तरीकों को ही बोला जाता है छिड़काव तंत्र, यानी कि छिड़क करके पानी को जो है वो दिया जाता है पाइपों के जरिए। अब उसी तरह से ड्रिप तंत्र की बात करें तो इसमें भी यहाँ आप देख सकते हैं एक मोटर लगा हुआ है और यहाँ से पानी जो है वो खेतों में जा रहा है। बस इसमें क्या होता है कि पाइप एक लंबी बिछी होती है और वो पौधों के पास जो है वहाँ छेद होता है और वहाँ से बूंद बूंद करके पानी जो है पौधों की जड़ों में डायरेक्ट जाता है और इस तरह से सिंचाई जो होती है। तो ये दोनों सिंचाई का तरीका बहुत अच्छा है जिससे पानी की बर्बादी कम होती है, और ये दोनों तरीका जो है वो आधुनिक तरीका है। और वही बातें अब यहाँ जो है वो कही जा रही है कि असमतल भूमि जहाँ जल की कमी हो वहाँ छिड़काव तंत्र का उपयोग जो है सिंचाई करने के लिए किया जाता है। ये सिंचाई तंत्र बलुई मिट्टी के लिए उपयोगी होता है। बलुई मिट्टी आप लोग जानते होंगे कि पानी वो ज़्यादा सोखता है। यदि आप इधर मैदानी इलाकों के तरह यदि उसमें सिंचाई करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा पानी काफ़ी ज़्यादा खेत में जा रहा है, लेकिन फसल के मतलब पौधों के पास जा ही नहीं रहा है, क्योंकि बालू है तो वो पहले ही सोख लेगा। तो ये बलुई मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसी तरह से यदि ड्रिप तंत्र की बात करें तो इस तंत्र में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और ये सिंचाई तंत्र फलदार पौधे जो होते हैं जैसे कि बगीचे एवं वृक्षों में, वहाँ के लिए ये काफ़ी उपयोगी होते हैं। यही सारी बातें जो है वो कही जा रही है और आप ये सभी बातें जो है वो समझ भी पा रहे होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। अब आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि आधुनिक आधारित फसल पद्धतियों में अब आप अभी भी किसान हैं और आपने मिट्टी को तैयार किया, आपने बीज को बोया, आपने सिंचाई भी किया। अब क्या चीज़ का ज़रूरत है, अब किन चीज़ों का ज़रूरत है, ये आप किसान के नाते अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि अब आप पौधों में खाद एवं उर्वरक को देंगे, यानी कि खाद एवं उर्वरक देना है। अब अगला काम हमारा ये है, और ये सब काम जो है अलग अलग सामयिक अवधि में होगा, यानी कि अलग अलग समय पे होगा। अब सबसे पहले आप समझें कि खाद और उर्वरक होता क्या है। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर आप समझ पा रहे होंगे कि जो एक तरह से पौधों को चाहिए वो बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, यानी कि खाद और उर्वरक को मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ये बातें काफ़ी सिंपल है, आप शायद समझ भी पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ किसानों के द्वारा जो है वो खाद जो है वो दी जा रही है। अब आपको यहाँ दो बातें जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है और काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन भी होता है कि खाद एवं उर्वरक क्या ये दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है तो इसमें क्या अलग है। तो ये बातें आपको यहाँ शायद समझनी होंगी। अब देखिए खाद क्या होता है। खाद एक जैविक पदार्थ होता है जिसे आप कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं, और जो पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से बनता है, यानी कि पौधे और जंतु जो हैं, जो जीव हैं, उसके अपशिष्ट यानी कि उसके मर जाने के बाद सड़ गल के जो है आपका खाद बनता है, जिसे आप जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप खाद को जो है खेतों में भी बना सकते हैं, जैसे कि कई सारे किसान देखते होंगे कि एक गड्ढा बना करके उसमें जो जानवरों के जो मल मूत्र होते हैं उसको जमा करके जो है खाद जो है बनाया जाता है, जिसे आप ऑर्गेनिक खाद जो है वो बोलते हैं। ऐसा इस तरह के नाम आप शायद सुने भी होंगे। तो वो बेसिकली खाद होता है, आप इस तरह से देख सकते हैं, ये दोनों खाद ही है। अब वहीं यदि उर्वरक की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक पदार्थ, जिसे आप अकार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं, को उर्वरक कहते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो उर्वरक को बहुत सारे केमिकल्स यानी कि रासायनिक पदार्थों के जरिए बनाया जाता है, तो इसलिए इसे रासायनिक पदार्थ बोलते हैं, या इसे अकार्बनिक पदार्थ यानी कि रासायनिक पदार्थ को ही अकार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है, यानी कि इनऑर्गेनिक
इस तरह से अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। तो ये आपका उर्वरक होता है और ये कृषि की उपज को बढ़ाता है। अब वहीं खाद का निर्माण जैसे कि खेतों में होता था, वहीं उर्वरक का जो उत्पादन है यानी कि इसका निर्माण जो है वो फैक्ट्रियों में किया जाता है। तो ये दो मुख्य अंतर आप समझ पा रहे होंगे, 2 या 3, कि ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। इसको आप खेतों में बना सकते हैं, इसको आप खेतों में नहीं बना सकते, यानी कि फैक्ट्रियों में ये बनता है। अब जैसे मैं आपको कुछ उर्वरक के बारे में बताऊं तो सुपर फास्फेट, हो सकता है नाम सुना होगा, पोटास, NPK जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, यूरिया ये तो सुना ही होगा, अमोनिया, ये सारे जो हैं आपके उर्वरक हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि खेती बाड़ी करने के लिए किसान जो है ये खरीदते हैं बाज़ारों से, जो कि उर्वरक होता है। तो आप खाद और उर्वरक में कुछ अंतर जो है वो समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क रखा है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि उर्वरक है, 4 अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं, ये आपको वीडियो रोक करके खुद से बनाना है क्योंकि कई। और दूसरा जो क्वेश्चन आपका है वो है सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करें। तो ये वीडियो रोक करके आपको खुद अपनी खोपड़ी लगा करके इसको बनाना है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम की है या फिर नहीं। अब अगला काम जो हमारा हो जाता है, क्योंकि आप अभी भी किसान हैं, आपने मिट्टी को तैयार किया, आपने बीजों को बोया, आपने सिंचाई की, आपने खाद और उर्वरक को दिया, लेकिन अब आप क्या करेंगे? तो अब आप खरपतवार से सुरक्षा करेंगे। अच्छा, खरपतवार क्या होता है? तो सबसे पहले आप किताब को गोली मारिए। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझिए। आप अपने तरीके से सोचिए, यदि आप किसी गांव गिरान से होंगे तो आप अक्सर खेतों में देखते होंगे कि खेत में जो भी फसलें जो है वो उगाई जाती है, उसके साथ कई सारे एक्स्ट्रा पौधे भी होते हैं, जिसको आप घास या झाड़ी इस तरह से कहते हैं। और अक्सर आप देखते होंगे कि किसान पूरी अपनी मेहनत लगाकर उस एक्स्ट्रा पौधे, जो अन्य जो पौधे हैं जो उनके काम की नहीं है, उनको हटाने में वो काफ़ी जो है अपना मेहनत करते हैं। तो वो वही आपका जो एक्स्ट्रा पौधा है, जिसको यहाँ अवांछित पौधे जो है वो कहेंगे, उसी को खरपतवार बोलते हैं। और उसको एक तरह से हटाते हैं, और गांव वगैरह में उसको केराई, धान केराई इस तरह से नामों से भी कहा जाता है। तो वही बातें यहाँ जो है भाषा के तौर पे लिखी है कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अवांछित पौधे का मतलब एक्स्ट्रा जो पौधा वहाँ उगाता है, और इस तरह से आप देखते हैं किसानों के द्वारा उसको हटाया जाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हटाया जा रहा है। अब ये खरपतवार जो है, इसको हटाने की प्रक्रिया जो होती है, जो तरीका है, उसे निराई कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया या विधि को क्या बोलते हैं, तो उसको निराई बोलते हैं। अब आप खरपतवार को भी हटा दिए हैं, तो अब आप लग रहा है कि आपकी फसल जो है वो तैयार हो चुकी है, यानी कि अब रेडी है, अब आप उसको काट सकते हैं। तो आप अगला स्टेप वही लेंगे कि उसकी कटाई करेंगे। अब फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। ये तो काफ़ी सिंपल है, आप जानते हैं कि फसल हमारा पकेगा तो उसकी कटाई ही करेंगे, क्योंकि इसी का तो इंतज़ार था। आपको इसी के लिए तो किसान बनाए थे। आपको भी होगा कि भाई मेरा फसल कब तैयार होगा, काम किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितने सारे आधार थे आपके खेतीबाड़ी करने के। सबसे पहला जो आधार था वो आपको मिट्टी तैयार करना था, फिर आपने बीज को बोया, फिर आपने सिंचाई की, फिर आपने खाद और उर्वरक को दिया, फिर आपने खरपतवार से उसकी सुरक्षा की, और फिर आप जो है कटाई करने जा रहे हैं। अब काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अब यहाँ एक विधि के बारे में जो आपको बताया जा रहा है वो है थ्रेसिंग। और आप सभी जानते हो कि गेहूं वगैरह जो फसल होता है, उस फसल को किस तरह से हम लोग थ्रेसर के माध्यम से जो है तैयार करते हैं, तो उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट काफ़ी सिंपल है, आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब अगला लास्ट जो हमारा आधारिक फसल पद्धतियों में जो हमारा अगला लास्ट काम है वो है भंडारण, क्योंकि अब हम लोग अनाज का सिर्फ भंडारण करेंगे। भंडारण का मतलब अब हमारा अनाज भी रेडी हो चुका है, तो उसको हमको कहीं सिर्फ रखना है। तो आप जानते हैं कि तैयार बीजों का भंडारण जूट के बोरों एवं धातु के बड़े पात्र में किया जाता है। अक्सर देखते हो किसानों के द्वारा जो जूट के बड़े बड़े बोरे होते हैं उसमें जो है अनाज को रखा जाता है, या उनके पास यदि धातु की ड्रम इस तरह से हैं तो उसमें, जिसको कोठी आप बोल सकते हैं, उसमें भी जो है बीजों को रखा जाता है।
उसके बाद आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि केंद्र और राज्य सरकार, यानी कि हमारा जो केंद्र का सरकार है और राज्य का सरकार है, वो यदि बीज का भंडारण करना चाहे, क्योंकि वो तो बड़े पैमाने पे करेंगे, तो वो भारतीय खाद्य संस्थान, जिसको FCI आप बोल सकते हैं, तो यहाँ इन गोदामों में वो जो है अनाज का भंडारण करते हैं। तो ये आपको बातें जो है वो ध्यान में रखनी है कि भाई केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण किया जाता है वो कहाँ किया जाता है। अब यहाँ आपके लिए मैंने होमवर्क जो है वो रखा है, आपको वीडियो रोक करके इसको खुद बनाना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है खरपतवार हटाने को कहते हैं, जो कि 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको चुनना है। और उसके बाद निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए, यानी कि मिट्टी तैयार करना ये क्या होता है, एक पैराग्राफ लिखना है, फिर बुआई के बारे में, फिर निराई के बारे में और फिर थ्रेसिंग के बारे में। तो ये 4 अलग अलग तरह के कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको दिए हैं, इस पर एक एक पैराग्राफ लिखना है, ताकि आपको एक लिखने का शैली भी जो है वो सुधरे। और ये मैं आपके लिए इसलिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपकी एक बेहतर तैयारी घर बैठे जो है वो हो सके। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टा और फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ इसका PDF जो है फ्री में अवेलेबल करा दिया जाता है। और इन तीनों का जो लिंक है वो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे इन तीनों सोशल मीडिया से जो है वो जुड़ सकते हैं। अब अगला और लास्ट टॉपिक हमारा है जंतुओं से भोजन। तो जंतुओं से भोजन में आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे भोजन ऐसे हैं जो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मीट, जैसे कि दूध, ये सभी हम जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं। और आप जानते हैं कि जंतुओं से प्राप्त करने के लिए हमको पशुपालन करना पड़ेगा, यानी कि पशुओं को पालना पड़ेगा। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि घरों में अथवा फार्मों पर पालने वाले पशुओं को उचित भोजन और आवास एवं देखभाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। यानी कि पशुपालन क्या होता है, तो पालतू पशुओं को आप जो पालते हैं उसको एक घर दे करके, उसका देखभाल करके, और उसको जो भोजन चाहिए होता है समय समय पे वो दे करके, और फिर उससे जो ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए वो आप जो प्राप्त करते हैं, ये एक प्रक्रिया जो है वही पशुपालन है। जैसे कि आप गाय को पालते हैं तो उससे आपको दूध मिलता है, उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे जानवर हैं, इन सबों को पाल करके आप अलग अलग चीज़ें जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगले वीडियो के लिए आप तब तक इंतज़ार करिए। धन्यवाद।